हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार काफ़ी लंबे टाइम बाद में अपनी क्लास आ रही है ना। कुछ कारण था कि भाई एक तो दिवाली थी, तो दिवाली की वजह से देखो भाई सीधी सी बात यह है कि कुंवारो आदमी तो क्यों कर ले, लेकिन भाई शादीशुदा आदमी तो ऐसे वो साफ़ सफाई में लागनी पड़ा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई फेस्टिवल का टाइम है और अपने तो सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली होती है ना। तो सोचा था कि भाई दिवाली की छुट्टियों में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अपलोड कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो सारे लेक्चर्स जो है मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ, है ना। तो वैसे काइनेटिक्स का जो है वो ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद में जो काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। हम सारी चीज़ें काइनेटिक्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेक्चर नंबर 12। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, तो लास्ट क्लास में हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहे थे। मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके आगे जो है वो आप इसको नोट कर देना। तो मैंने लास्ट में बात करी थी फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। और हम कभी भी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व नहीं करते हैं, हम तो जो इसको लॉग के टर्म में लेके जाते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो ये इक्वेशन कुछ यूं बदल जाएगी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, बेस जो है वो अभी e है, और e बेस पर भी हम कैलकुलेशन करते नहीं है, तो हम तो 10 बेस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो 10 बेस पर कैलकुलेशन करूंगा तो इसको जो 10 बेस में बदलने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और ये हो गया भैया 1/t। और यही से जो है वो हमने ग्राफ बनाया था, ये तो y एक्सिस पर है, ये जो है वो अपने पास 1/t x एक्सिस पर है, और ये c इंटरसेप्ट। तो ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ यूं था कि भाई एक तरफ तो था हमारे पास क्या, यहाँ तो है log k, और दूसरी तरफ है हमारे पास 1/t। तो log k और 1/t का ग्राफ आपको साफ दिख रहा है, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और ये इंटरसेप्ट क्या है, ये है log a, है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ये स्लोप, तो स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का ई ए अपॉन 2.303, और ये क्या है r, ये अपने पास क्या है, इसका स्लोप है। अगर यहीं पर मान लो ग्राफ जो है वो ln k और दूसरा 1/t के बीच में हो, ln k का मतलब है log e, ठीक है। क्योंकि ln का मतलब क्या होता है, log e होता है, e बेस पर कैलकुलेशन करनी है, तो उस केस में यहाँ पर 2.303 नहीं आएगा। आपने यही तक किया है ना। तो पिछली क्लास में यहां तक हमने पढ़ा था, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे ना तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो बढ़ती है, कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उससे भी ये एक्सप्लेन किया था कि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट कांस्टेंट है ना, ये क्या हो जाता है, या तो डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है हर 10 डिग्री पर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, मैं ये कह रहा हूं कि एट T1 टेम्परेचर, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट है अपने पास, रेट कांस्टेंट इज K1, है ना। तो यहां पर इक्वेशन ये बनेगी, मैं ये बोलूंगा log K1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303, और ये हो गया r, और ये हो जाएगा 1/T1। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, T2 टेम्परेचर कर दिया, तो एट T2 टेम्परेचर तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है ना वो भी चेंज होगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये हो गई भैया, मान लो K2, कि T1 टेम्परेचर पर तो कितनी है, K1, तो T2 टेम्परेचर पर कितनी होगी, K2 हो गई। तो यहाँ पर जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी log K2 इज इक्वल टू log a माइनस का ई ए अपॉन 2.303 r, और ये हो गया 1/T2, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ई ए है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है। जो है वो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि मान लो एक्टिवेशन एनर्जी अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है,
या टेम्परेचर चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही, तो इसको हम EA1 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, EA2 लिख देंगे। और फिर हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं काम कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं। तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो इस तरफ तो आएगा क्या, log K2 माइनस ये आएगा log K1। भैया log A क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर हमारे पास बचेगा माइनस EA अपॉन 2.303 R, है ना, और माइनस का, अच्छा R के साथ जो है वो यहां पर T2 भी तो आएगा, T2 माइनस EA अपॉन 2.303 और ये R और ये हो गया 1/T1। देख लो जरा, ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा अगर 2 में से 1 को माइनस करोगे तो। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसके अलावा इन दोनों में EA अपॉन 2.303 R कॉमन भी आ रहा है, तो इसको जो है मैं यूं लिख सकता हूं, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और ये अंदर बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है। अब भैया देखो, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। और जो एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, जिस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो एक्सप्रेशन हमारे पास ये बनेगा। ये तो है log A माइनस log B, तो log A माइनस log B को कैसे लिखेंगे, log A अपॉन B। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, log K2 बाई K1। दूसरा, ये तो जो है वो अपने पास कॉमन है ही है, 2.303 R। और फिर भैया इधर एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, T1 T2, तो यहां पर बचेगा T2 माइनस T1। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसी पर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में टोटल 5 चीजें हैं। एक तो K1 हो गया, एक K2 हो गया, एक T1 T2 और एक है EA एक्टिवेशन एनर्जी। भैया जी 5 में से कोई भी 4 चीजें आपके पास होगी और 5वीं चीज आपको पूछेगा। 5 में से कोई भी 4 चीजें हो सकती है। आपको हो सकता है K1 K2 की वैल्यू दे दे, T1 T2 की वैल्यू देके आपको EA की वैल्यू पूछ ले, या और भी कई पॉसिबिलिटी है। आपको K1 K2 दे दिया, EA दे दिया, T1 दे दिया, T2 की वैल्यू, कोई भी चीज पूछ सकता है। 5 में से 4 आपके पास होगी, 5वीं आपको पूछेगा। और भैया इस पर जो है ना आपको खूब न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे, आपकी शीट में मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है, मान लो अगर यहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती, तो यहां पर एक फैक्टर और आ जाता। यहीं पर हम EA1 या EA2 माइनस EA1 भी इसको बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जो है ना, इस इक्वेशन में EA1 आ जाता और यहां पर EA2 आ जाता, और 2 में से 1 को घटाते तो EA2 माइनस EA1 हो जाता, तो वो फैक्टर भी साथ में आ सकता था। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है ना, या टेम्परेचर चेंज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए जो है ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो जो है वो आप कर लोगे, इस पे क्वेश्चन जो केवल वैल्यूज रखनी है ना, फिर भी एक क्वेश्चन जो है इस पर हम करते हैं, देखिएगा। आपको ये बोला है, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट, ये आपको दिया है जैसे 300 केल्विन, एंड इट बिकम्स 4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 400 केल्विन, then calculate the activation energy for reaction in किलोजूल पर मोल। ठीक है। आपको जो सिंपल सा काम यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है रिएक्शन के लिए किलोजूल पर मोल में। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और था जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से हो सकता है कि K2/K1 = μ T2 - T1। तो अगर मान लो आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ना तो इंफॉर्मेशन गिवन है और ना ही इंफॉर्मेशन पूछी है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे नया K2 कैलकुलेट करो, तो हम जो वो इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर K1 K2 तो दिया है, T1 T2 भी दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, तो हमें यही एक्सप्रेशन काम में लेना है। और ये एक्सप्रेशन ये कहता है कि भैया अपने पास है log K2/K1 = EA
अपॉन 2.303 R, और इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1, और ये क्या आ जाएगा T2। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, तो log K2 ये तो आ गया कितना 4 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵। EA कैलकुलेट करना है 2.303 R की वैल्यू 25/3, ये आ गया जूल में। अभी किलो में बदलने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड भी कर देंगे, ये आ जाएगा देखो 400 माइनस 300 कितना 100, और नीचे आएगा 400 इंटू 300, है ना, ये कैंसिल हो गया, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये अपने पास आया log 200, और log 200 की वैल्यू आ जाएगी 2.3, तो ये तो वैल्यू है 2.3, ये भी 2.3, तो EA की वैल्यू निकल के आ रही है 2.3 इंटू 2.3 इंटू 25 इंटू कितना आ जाएगा ये 400 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलो में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये 25 इंटू 4 कितना आएगा 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो EA की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.3 इंटू 23, और इसको सॉल्व करोगे ये 9 46 और जो है वो अपने पास कितना आएगा 52.9 के अप्रोक्स किलो जूल पर मोल। ये लो जी, यही अपना आंसर है। ये हमारे पास क्या आया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो है भैया टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर, एक तरीके से जो रिएक्शन की रेट है उस पर या रेट कांस्टेंट पर। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना यहीं पर वो है भैया जी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिएगा हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि अगर ये मानो कि रेट कांस्टेंट बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बदल ही जाएगी, है ना। अब देखो कि जो कैटलिस्ट का इफेक्ट है वो क्या होता है। आपको पता है कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट तो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। कौन सी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा या बैकवर्ड को इंक्रीज करेगा, भैया दोनों को इंक्रीज करता है। जिस फैक्टर से फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है ना, ठीक उसी फैक्टर से बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रीजन अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों। ऐसे ही जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। कौन सी रिएक्शन की रेट को कम करेगा, फॉरवर्ड को या बैकवर्ड को, दोनों को कम करेगा। जिस फैक्टर से फॉरवर्ड की रेट कम होगी उसी फैक्टर से बैकवर्ड की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों की रेट को जो है वो क्या करेगा, या तो दोनों की रेट इंक्रीज हो जाएगी पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या दोनों की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो आप ये समझो कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट जो है ना, कैटलिस्ट विल चेंज the activation energy of reaction and, ठीक है, due to change in activation energy the rate of reaction or rate constant will be changed, ठीक है। तो भैया ऐसा होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाती है, कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी कुछ अलग थी,
अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होने की वजह से रेट कांस्टेंट बदल गया, और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहां पर मैं यूं लिखूंगा, देखो जरा, कि इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन will be increased because activation energy will be decreased ठीक है, कि भैया जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो तो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जो एनर्जी बैरियर है उसको कम कर देगा, और एनर्जी बैरियर कम हो गया तो भैया ज्यादा मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी क्या करेंगे, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, तो इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन will be decreased because this is activation energy, okay, activation energy, ठीक है, because activation energy will be increased ठीक है। तो जो अपने पास एक तरीके से नेगेटिव कैटलिस्ट होता है ना, वो तो एक्टिवेशन एनर्जी को पहले से बढ़ा देता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। फिर आप देखो, अगर इसी को हम ग्राफ से समझे ना, तो आप देखो कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, इधर तो है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इधर है पोटेंशियल एनर्जी या डेल्टा जी, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ यू आता है, तो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। ये भैया एंडोथर्मिक के लिए भी हो सकता है, एक्सो के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए जो है वो एक ही केस, दोनों के लिए दोनों स्टेटमेंट लागू होंगे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये है भैया इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने अभी कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाया, ना तो इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट है और ना ही इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में है। लेकिन अगर मान लो इसमें आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे ही मिलाओगे ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाला ग्राफ आ जाएगा नीचे वाला, है ना। तो दिस इज द ग्राफ इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। ये तो है पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो भैया ज्यादा मॉलिक्यूल, अब जो भी मॉलिक्यूल होंगे ना, वो जल्दी जल्दी इस एनर्जी बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और जितनी जल्दी एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा, रिएक्शन जो है उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जिस रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ना, ये एनर्जी बैरियर जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी, रिएक्शन की रेट उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा जो है वो, अगर मान लो आपने नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया, तो नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एनर्जी बैरियर जो है बढ़ जाएगा पहले से। तो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। ये नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो वो एनर्जी बैरियर बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक चीज और देखो कि भैया इन तीनों ही केस में जो डेल्टा एच है ना, वो तो यही रहेगा कि रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, ये जो डिफरेंस है ये क्या होना है, ये डेल्टा एच होना है। तो भैया आप देखो जरा कि जब कैटलिस्ट नहीं मिलाया तो भी डेल्टा एच इतना ही है, मिला दिया पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया तो भी इतना ही है, नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया तो भी इतना ही है। तो होता यह है कि जो डेल्टा एच होता है ना रिएक्शन का, ये कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता। अगर आप कैटलिस्ट मिलाओगे, चाहे पॉजिटिव मिला दो चाहे नेगेटिव मिला दो, डेल्टा एच जो है ना वो चेंज नहीं होता है। तो मैं ये लिखूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भैया, स्टेटमेंट जो है वो यहां से बनते हैं,
क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट विल नेवर चेंज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो कैटलिस्ट जो है ना वो कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये है भैया एक बात। अब थोड़ा सा जो है इस पर आगे बढ़ते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट की वजह से जो है एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसलिए रेट कांस्टेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज डिपेंड करती है कि भाई एक तरीके से कैटलिस्ट कैसा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट कांस्टेंट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, के की वैल्यू बढ़ जाएगी जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। नेगेटिव कैटलिस्ट है तो के की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखना, मैं ये बोलूंगा कि मान लो इन absence ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, फॉर ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन है मान लो और उस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की अब्सेंस में, है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये है EA, इसको हम बोल देते हैं अनकैट का मतलब है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। अभी कोई कैटलिस्ट आपने काम में नहीं लिया है, ना तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना ही नेगेटिव कैटलिस्ट है, किसी तरीके का कोई कैटलिस्ट जो है वो आपने ऐड नहीं किया है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है EA अनकैट, और जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई K अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, क्योंकि कैटलिस्ट ऐड कर दोगे ना तो हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी भी बदल जाएगी, चाहे पॉजिटिव ऐड करो तो भी बदल जाएगी, नेगेटिव ऐड करो तो भी बदल जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी बदल गई इसलिए K जो है वो तो बदलेगा ही बदलेगा। यहां पर आरएनएस इक्वेशन लिखते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, log K अनकैट, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास क्या, log A माइनस EA अनकैट अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा 1/T, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर देखो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि भैया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने कैटलिस्ट जो हो इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ये हो गई EA कैटलिस्ट। अब कैटलाइज है ना, इसको हम EA कैट बोल देते हैं, यानी कि कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसका मतलब होगा। और दूसरी तरफ जो है ये तो है एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर हमारे पास जो है वो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट जो है ये हो जाएगा अपने पास K कैट, ठीक है, ये कंडीशन आएगी, है ना। तो अब मैं इक्वेशन अगर लिखूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी log K कैट इज इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास log A माइनस EA कैट डिवाइड बाय 2.303 R, और ये हो जाएगा 1/T, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो क्या वही बात, हम दो में से एक को माइनस कर रहे हैं तो एक रिलेशन आएगा, और वो रिलेशन ही आपको क्या करना है, डायरेक्टली ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स उसी पर आएंगे। टोटल चीजें होंगी 5 में से 4 चीजें आपके पास होगी, और जो अननोन है इक्वेशन में वो आपको कैलकुलेट करनी होगी डेटा से, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं काम कर रहा हूँ, 2 में से एक को माइनस कर रहा हूँ, और 2 में से एक को माइनस करोगे तो देखो ये तो आएगा हमारे पास log K कैट माइनस log K अनकैट, ठीक है, इज इक्वल टू log A तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो है अपने पास माइनस का EA कैट अपॉन 2.303 RT, और ये माइनस का EA अनकैट, और अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास नीचे की तरफ क्या 2.303 R, और ये T, देख लो ऐसा ही होगा। अब इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया log A माइनस log B, तो जो एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है ये है log, और यहाँ पर तो आएगा K कैट अपॉन K अनकैट,
ठीक है, log a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन log b या log a अपॉन b। दूसरी तरफ जो है ये देखो, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और प्लस होके ये चीज पूरी कॉमन आ जाएगी, तो कॉमन ऊपर तो क्या रहेगा, ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट डिवाइड बाय नीचे जो है वो अपने पास है 2.303 r और ये t। भैया जी ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा गला खराब सा हो गया यार, है ना। ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, है ना। और ध्यान रखिए भाई, आप भी जो है वो बाहर कम ही निकले, कोई काम हो तभी बाहर निकले, और अनावश्यक जो है बाहर घूमने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो log k कैट अपॉन k अनकैट इज इक्वल टू ये क्या आया, ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट डिवाइड बाय 2.303 r और ये t, ठीक है। अब यहाँ जो है ना वही बात, 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टेम्परेचर 5 में से कोई 4 आपके पास होगी, 5वें आपको पूछेगा, है ना। जैसे इसी में जो है वो आपको ये बोल दिया कि भाई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, कैटलिस्ट की अब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में के इतना है, अब्सेंस में के कैलकुलेट करो, टेम्परेचर रिएक्शन का दे दिया। कोई भी 5 चीज़ों में 4 चीज़ें आपके पास होगी, 5वीं आपको पूछेगा। तो यहां पर आप देखो जरा कि जैसे एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, क्वेश्चन है भैया कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ a reaction is decreased by 20 kilocalorie in presence of catalyst, ठीक है। if the value of rate constant in absence of catalyst is 2 into 10 to the power minus 4 second inverse, then calculate the value of rate constant in presence of catalyst at 300 केल्विन, ठीक है भैया जी। ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है वो एक तरीके से के कैलकुलेट करके बताना है। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भाई मैंने कहा कि आपके पास 5 चीज़ें होगी, 5 में से 4 चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है log k कैट डिवाइड बाय k अनकैट, है ना, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे है 2.303 और r और ये t। आपको जो चीज़ें गिवन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख दो और जो अननोन है उसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये कम हो गई, कितनी, 20 किलो जूल से कम हो गई, या 20 किलो कैलोरी से जो वो इतनी कम हो गई। अब चलो ठीक है, ये तो कम हुई, लेकिन आप यहां पर देखो ये तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ई ए अनकैट, ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ई ए कैट, ठीक है। और आपको जो डेटा गिवन है कि भाई पहले एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, बाद में जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और जो है वो ये डिक्रीज हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है 20 किलो कैलोरी से डिक्रीज हो रही है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो है ना जो वैल्यू दे रखी है ये इसकी डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। इसका मतलब ये कैटलिस्ट कैसा है, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो भैया के की वैल्यू पहले से बढ़ जानी चाहिए, जो कि हम अभी देखते हैं। तो आपको जो वैल्यू दी है ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट, ये वैल्यू गिवन है, कितनी है 20, और किलो कैलोरी है तो इनटू 1000, और ये आ गया कैलोरी में, माइनस नहीं लगाना है,
है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये डिफरेंस ही गिवन है, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ log k कैट अपॉन k अनकैट, तो मैं यूँ बोलूँगा log k कैट अपॉन k अनकैट इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा कितना 20,000, ठीक है, डिवाइड बाय 2.303, r की वैल्यू 2 और ये 300, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 14.47, ठीक है। तो दोनों का रेशियो आ गया। इधर से log हटाऊंगा तो log हटाने का तरीका मैंने बता रखा है, k कैट अपॉन k अनकैट, तो ये हमारे पास आ जाएगा भैया डेसिमल के इधर जो भी, इसको 10 की पावर में लगाओ तो 10 टू द पावर 14, और डेसिमल के इधर जो भी है ये चेक करो कितने log की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू होती है कितनी, इतनी, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर 14, तो हमारे पास k कैट इसकी वैल्यू आ जाएगी। k अनकैट कितना दे रखा है, k अनकैट दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 14, तो k कैट आ गया कितना 6 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 सेकेंड इनवर्स। देख लो भैया कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो पहले तो हमारे पास k की वैल्यू थी कितनी 2 इंटू 10 टू द पावर -4, अब k बहुत ज्यादा हो गया, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हो गया, ठीक है। तो ये है कैटलिस्ट। एक तरीके से इससे क्वेश्चन जो है ना, इसी फॉर्म पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये था, अब्सेंस में ये है, बताओ कि k की वैल्यू कितनी होगी, या कोई भी 5 में से 4 चीजें आपके पास होगी, 5वीं आपको पूछेगा, ठीक है। तो भैया ये है आर्हेनियस इक्वेशन, सारी चीजें जो है वो हमने देख ली। अब इसमें देखो कि वैसे तो चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन एक दो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने की, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर जेई में क्वेश्चन पूछता है, यहां से नीट में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि भैया ये चीज पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और अब तो वैसे भी जेई मेंस और नीट का सिलेबस जो क्या हो गया, एक ही हो गया है, दोनों एक, ये पहले भी एक ही थे, बस कुछ चैप्टर जो है हटा दिए, जेई मेंस से भी हटाए तो नीट से भी हटाए, और कुछ पोर्शन ऐड किया है, तो दोनों में ऐड हुआ है, ठीक है। देखो जरा सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्पेशल केस हैं, हमें ये ही सारे केस जो है यहां पर समझने हैं। तो भैया देखो जरा कि फर्स्ट ऑर्डर के स्पेशल केस में सबसे पहला जो केस है अपने पास वो है भाई पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझना जरा, है ना। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपको ये ध्यान में रखना है, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे नीट में अगर मान लो यहां से क्वेश्चन आता है, वैसे हालांकि आज तक कभी आया नहीं है नीट में क्वेश्चन यहां से, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधा सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहले तो ये समझो कि पैरेलल रिएक्शंस होती क्या है। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मान लो K। अब इस रिएक्शन में जो है वो साफ दिख रहा है कि जिस स्पीड से B बनेगा उसी स्पीड से क्या बनेगा, C बनेगा। और स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की ये कहती है कि मान लो इसका अगर 1 मोल बन रहा है तो इसका भी मोल कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। और मान लो किसी रीजन से इसका अगर 0.2 मोल बनता है तो इसका भी 0.2 मोल ही बनेगा, यानी कि B और C के मोल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना। अब समझो कि भाई ये तो ठीक है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C। दूसरी एक ऐसी रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B एंड C, ठीक है, कि भाई अब यहां पर जो है ना बात ऐसी है कि A, यहां पर भी A B और C में कन्वर्ट हो रहा था, यहां पर भी A B और C में ही कन्वर्ट हो रहा है, दो अलग अलग रिएक्शन के थ्रू कन्वर्जन हो रहा है। यहां पर तो एक ही रिएक्शन में हो रहा था, यहां पर दो अलग अलग रिएक्शन से B और C में ये कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर एक रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा भैया, यहां पर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम ही है, लेकिन यहां कोई गारंटी नहीं है कि अगर इसका 1 मोल बन रहा है मान लो B का, तो यहां पर C का भी 1 ही मोल बनेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। मैं कहता हूं कि अगर K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है मान लो K2 से, या K1 अगर ज्यादा है K2 से, तो इस केस में जो है वो B ज्यादा बनेगा और C कम बनेगा। अगर K2 ज्यादा है तो C जो है वो क्या बनेगा, C जो है वो ज्यादा बनेगा, B कम बनेगा। और दोनों बराबर है तो जिस अमाउंट पे B बनेगा उसी अमाउंट पे C भी बनेगा।
तो भैया होता यह है कि यहाँ पर दो अलग अलग इस तरीके की जो रिएक्शंस है ना, इनको हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ से डी बन जाए, यहाँ से जो वो ई बन जाए, इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटी है। ऐसा जो है वो देखा जाता है जो रेडियो एक्टिव डिके की जो रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस होती है, उनमें इस तरीके का सिनेरियो देखा जाता है। और ये फर्स्ट ऑर्डर की है सारी की सारी, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सारी की सारी पैरेलल रिएक्शंस कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। इनको हम कंपीटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर बी और सी में कंपटीशन है एक तरीके से कि कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा। यहां कोई कंपटीशन नहीं कि जितना बी बनेगा उतना ही सी बनेगा, जबकि यहां पर कंपटीशन है। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शंस की बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो आप समझो जरा कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू, मान लो ये कुछ ऐसा है एम बी और ये है एन सी। यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी साथ में ले लेते हैं ताकि एक ही बार में बात जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब आप समझो कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और इसका रेट कांस्टेंट है मान लो K2। ठीक है, अब एट T इक्वल टू 0 इसका जो है वो हमारे पास था मान लो A0, इनिशियली जो है वो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है। ठीक है, मुझे बताओ A0 ये 0 रहेगा और ये 0 रहेगा। थोड़ी देर बाद में एट टी टाइम भैया जी ये हो गया हमारा A0 माइनस कितना x, कि भाई इसमें से x चला गया। और मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इसका बन गया टी टाइम पर y और इसका भी कितना, इसका मान लो बन गया अपने पास z। ठीक है, इसका z, इसका y बना, इसका z बना। अब थोड़ा सा आप जो है वो एक जनरल स्टोइकियोमेट्री हम काम में लेंगे, यहां पर जनरल मोल कंसेप्ट का जो है वो कंसेप्ट काम में लेंगे। तो यूं समझो कि भैया हमें तो क्या करना है, एक तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी कि यार x कितना है, कि x कितना है ना। इसका जो y बन गया टी टाइम पर, इसका z बन गया। अब हमें ये तो कंफर्म है कि जो x है ना, x का कुछ पोर्शन तो b को बनाने में गया है और यहां पर कुछ पोर्शन जो है इसको z को या इसको c को बनाने में गया है। तो आप ये समझो कि भाई इसका जो है ना, अगर आपको m बनाना है कि m मोल b अगर बनाना है ना, कि भाई मैं यूं बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मोल्स ऑफ A या m मोल्स ऑफ B विल बी फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ A। मैं ऐसा बोल सकता हूं, देख लो जरा, आप साथ साथ जो है इसको नोट कर लेना, इस जगह की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा। तो m मोल्स ऑफ B, इसका m मोल बनाने के लिए इसका कितना चाहिए, 1 चाहिए, स्टोइकियोमेट्री ये कहती है। इसका 1 मोल बनाने के लिए 1 मोल ऑफ B है ना विल फॉर्म्ड बाय 1 बाय m मोल ऑफ A, बोल सकता हूं ऐसा। तो इसका मोल बन कितना रहा है, y मोल। तो अगर B का y मोल बनाना है तो A के कितने मोल चाहिए, A के मोल चाहिए कितने, y बाय m। क्लियर है बात कि भाई इसका अगर y मोल बनाना है ना तो आपको A के मोल चाहिए होंगे कितने, y बाय m। ठीक ऐसे ही हम C के लिए करते हैं, तो मैं बोलूंगा n मोल्स ऑफ C will be formed by 1 mole of A। कि भैया इसके n मोल बनाने के लिए इसका कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो इसका 1 मोल बनाने के लिए है ना आपको इसका कितना चाहिए, 1/n चाहिए। तो इसका जो है वो अगर आपको z मोल बनाना है, कितने मोल बन रहे हैं, z, तो z मोल बनाना है तो z मोल बनाने के लिए इसकी कितने मोल चाहिए, z बाय n मोल आपको चाहिए। ठीक है, और भाई देखो जरा कि भाई इसके तो z बाई n चाहिए। आप देखो कि z बनाने के लिए a के कितने मोल चाहिए, z बाई n। इसका y बनाने के लिए कितने मोल चाहिए, y बाई m। और भैया मुझे बताओ a के मोल कितने खर्च हो रहे हैं, x मोल खर्च हो रहे हैं। a के टोटल x मोल क्या हो गए, खर्च हो गए ना। और भैया इसके x मोल से ये बना है और इसके x मोल से ये भी बना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस y बाई m प्लस z बाई n। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। x की वैल्यू है कितनी, y बाई m प्लस z बाय n। ये एक जनरल स्टोइकियोमेट्री, जनरल मोल कंसेप्ट की बात है। मैं वापस से एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि भैया जी बात ऐसी है कि इसके m मोल बनाने के लिए a का 1 मोल चाहिए, तो इसके y मोल बनाना है। अगर b के y मोल बनाना चाहते हो आप तो इसके a के कितने मोल होने चाहिए, y बाई m होने चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर आप इसके z मोल बनाना चाहते हो तो a के मोल कितने होने चाहिए, a के मोल होने चाहिए z बाई n। और a के मोल है कितने, टोटल कितने मोल काम में आ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भैया इसके जो x मोल से इसका जो है वो इतना बन रहा है और इसका इतना बन रहा है, तो x की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो ये तो हुई बात एक। फिर आप देखो जरा कि इसी में जो है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई इसको एक काम करता हूं, मैं t के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं, है ना, तो डिफरेंशिएट कर देता हूं, सॉरी। तो dx बाय dt
इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा dy बाय dt, ठीक है, और m तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो 1/m बाहर आ गया, प्लस इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं dz बाय 1/n बाहर आ जाएगा और ये dt, ठीक है। अब भैया देखो जरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। भैया जी देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि जो भी नीट के स्टूडेंट हैं उनको जो है वो मैं अभी एक एक सीक्वेंस से जो है वो फॉर्मूले बताऊंगा, आपको वो फॉर्मूले ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि नीट में अक्सर जहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है ना, दिमाग वहीं खराब हो जाता है नीट के बच्चों का, ठीक है भाई। मैं तो खुद जो है वो इसी चीज़ से निकला हुआ, तो मुझे पता है ना, जहाँ यार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता ही नहीं था यार, 11वीं 12वीं में जो जब थे तो दिमाग चलता ही नहीं था, क्या इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या इनकी ज़रूरत है, मास्टर ने बताया हमने लिख लिया, काम में कैसे लेना है, अप्लाई कैसे करना है नहीं समझ में आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट है ना वो आपको ध्यान में रखना है, वो रिजल्ट से आपका काम हो जाएगा, है ना। नीट में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है। और रही बात जेई के बच्चों की, तो जेई के बच्चों को ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझो जरा dx बाई dt, अब हमारे पास जो रेट है वो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ध्यान से देखो जरा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, A0 माइनस एक्स, है ना, और इनिशियल कितनी है, ये है A0, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आएगा, ये चेंज इन कंसंट्रेशन x बाई dt, तो यही तो क्या है, यही तो रेट है। तो भैया इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये आ गया हमारे पास कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, है ना, dA बाई dt माइनस dA बाई dt, ये x बाई dt तो माइनस dA बाई dt है ना। दूसरी तरफ जो है वो हम इसको यूँ बोल सकते हैं कि भाई ये dy बाई dt, तो ये dy बाई dt अपने पास क्या है, ये है भैया एक तरीके से dB बाय dt, और ये जो है वो अपने पास है 1/n, ये आ जाएगा dc बाय dt। तो एक तो आपको ये जो है एक्सप्रेशन ये ध्यान में रखना है कि भैया ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये क्या है, नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ना, दिस इज नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ ए। तो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो है ना, ये एक्चुअल में जो इन दोनों के सम के इक्वल है कि भाई ए जो है ना इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो ओवरऑल ए किस रेट से जो वो एक तरीके से डिसअपीयर होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमारे पास यहां पर एक्चुअल में दो रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, जगह की जरूरत है। तो हमारे पास दो अलग अलग रिएक्शन चल रही है, और दोनों रिएक्शंस के लिए देखो जो चीजें मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ना, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहां से ये डायरेक्टली पूछ सकता है स्टेटमेंट, ठीक है, कि भाई इसके लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जो चीज है वो ये है कि एक्चुअल में पैरेलल रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती है जो कि एक साथ चलती है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि कंडीशन ऐसी है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B या MB, और दूसरा है A इज कन्वर्टिंग इनटू NC विथ K2 रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखूं, ठीक है, तो हमें यह पता है कि नेट ऑर्डर है ना, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इन जनरल मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूं कि भैया जो R है ये इक्वल होगा किसके, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी 1, और R को जो मैं बोल सकता हूं माइनस का dA बाई dt, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की है। अब ये जो K है ना, ये है ओवरऑल रिएक्शन का K, ये जो है ना तो K1 है ना ही ये K2 है। भैया K1 से K2 से दोनों से ये एक तरीके से क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ओवरऑल जो है ना रिएक्शन का कि यार टोटल के क्या होगा, नेट के, हम जब भी कैलकुलेशन करें ए के लिए, तो ए के लिए रेट कांस्टेंट कौन सा ले, K1 ले K2 ले, तो हमें क्या करना है, इस K की वैल्यू K1 और K2 के टर्म में कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज K ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन का K है, अभी इसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और यही सारी चीजें आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं केवल जो है एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा जो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना, बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्टली चीजें ध्यान में रखो, उनसे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो ये हमारे पास K1, ये हमारे पास K2। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ आप एक बार के लिए, ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो। तो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, माइनस का dA बाई dt, है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/m, और ये आ जाएगा किसके इक्वल, dB बाई dt के,
हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ऐसा हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और भैया जी ये जो है ना dA/dt, ये अभी मैंने कहा ये इक्वल हो सकता है। अब इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी, 1, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो आप ध्यान से देखो, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि dB/dt ये वास्तव में इक्वल है mK1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के, है ना। फिर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस का dA/dt, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बताना जरा, प्लस 1/n dC/dt, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको इधर ले जाओ, तो प्लस dC/dt इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, n K2 और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी, 1, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 कहां से आई, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का केस है, और फर्स्ट ऑर्डर में हमें पता है कि R जो होगी वो A की कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो यहां से देखो जरा कि मैं एक काम करता हूं, प्लस dB/dt और प्लस dC/dt की वैल्यू जो है ना इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट कर देता हूं, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू ये आ जाएगी, देखो जरा, माइनस का dA/dt जो कि R के इक्वल है, ये तो R है, इज इक्वल टू 1/m, dB/dt की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भैया mK1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A1, ऐसा लिखूंगा, प्लस 1/n ऑलरेडी है, इसकी जगह लिखूंगा n K2 और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी, 1, n से n कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, इन दोनों में जो A कॉमन आ गया, तो R इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस का dA/dt इज इक्वल टू, ये आया भैया अपने पास K1 प्लस K2, और ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। भैया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, है ना, दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी R इक्वल टू K1 प्लस K2 A की पावर 1 है, और ये भी R इक्वल टू, है ना, ये है K A की पावर 1, इसका मतलब K की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, है ना। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो देखना, तो भैया कंडीशन ऐसी है, मैं ये लिखूंगा कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 एंड 2, तो K इज इक्वल टू आ गया K1 प्लस K2, बस ये ही ध्यान में रखना है। अगर मान लो यहीं पर कोई सीरीज होती है ना कि B C D E, है ना, तो यहां पर साथ में क्या आ जाता, ये सो ऑन K3 प्लस K4 ऐसे आगे से आगे चलता जाता, ये सबसे पहला है ना, जो आपको ध्यान में रखना है। बस इसी से सारी कैलकुलेशंस आएगी, इसी से आएगी, जितनी भी कैलकुलेशन है ना वो सारी इसी से आएगी, ये सबसे फर्स्ट चीज है ना। तो आपको जो पॉइंट ध्यान में रखने हैं पैरेलल रिएक्शन के रिगार्डिंग, जो चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं एक एक करके लिख रहा हूं। सबसे पहला है K ओवरऑल, तो भैया ये आया K ओवरऑल इज इक्वल टू, ये आया K1 प्लस K2 और ये सो ऑन चलता जाएगा आगे से आगे, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो T हाफ ओवरऑल, कि भाई पूरी रिएक्शन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए T हाफ कितना होगा, और हमें पता है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो उसका T हाफ कितना होता है, T हाफ होता है 0.693 बाय K, है ना। तो ऐसा ही यहां पर K है अपने पास, एक काम करता हूं, इस K को T हाफ के टर्म में ले जाता हूं, तो K को T हाफ के टर्म में कैसे लिखोगे, 0.693 डिवाइड बाय T हाफ, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 0.693 डिवाइड बाय T हाफ ओवरऑल, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय T हाफ 1 प्लस 0.693 डिवाइड बाय T हाफ 2, और ये डैश 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 सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो इस रिएक्शन का T हाफ 10 सेकेंड है, इस रिएक्शन का T हाफ 20 सेकेंड है, तो हमें तो T हाफ ओवरऑल बताना होता है, यानी हमें तो वो टाइम बताना होता है जब वास्तव में जो A है ना वो कितना हो जाए, वो वास्तव में A आधा हो जाए, हमें तो वो टाइम बताना होता है। तो वास्तव में A जो है वो किस टाइम पे आधा हो जाएगा, T हाफ ओवरऑल पे आधा हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/T हाफ ओवरऑल, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/T हाफ 1 प्लस 1/T हाफ 2 एंड सो ऑन, ये जितने भी रिएक्शन है सब आगे से आगे जो हो ये चलता जाएगा,
ठीक है, ये दूसरा है जो टी ओवरऑल है। तीसरी जो चीज है बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है भैया ई ए ओवरऑल के कंप्लीट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। ठीक है, मान लो 2 स्टेप है अपने पास, है ना, तो 2 स्टेप है और कंप्लीट रिएक्शन के लिए आपको ई ए ओवरऑल पूछ लिया, है ना। तो देखो जरा, थर्ड इज ई ए ओवरऑल। अब यहां पर जो है ना, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख ले। वैसे इसका डेरिवेशन क्या होता है थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं, फॉर्मूला डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डेरिवेशन में जो है वो यहाँ पर एक तरीके से इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन आएगा एक तरीके से, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स के बच्चे कर लेंगे, बाकी बायो के बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा डायरेक्टली ध्यान में रखो। तो देखो जरा कि के ओवरऑल का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया, के ओवरऑल इक्वल टू K1 प्लस K2। तो K इज इक्वल टू होता है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखूंगा A1 ई की पावर माइनस का ई ए वन अपॉन आर टी प्लस A2 ई की पावर माइनस का ई ए टू अपॉन आर टी। ठीक है, अब भैया ये जो एक्सप्रेशन बना ना, इस एक्सप्रेशन को आपको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एक तरीके से डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन, है ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करोगे, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं ई ए ओवरऑल। ठीक है, ये इक्वेशन आती है भैया EA1 K1 प्लस EA2 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ये इक्वेशन बनती है। अब आपको क्या करना, मान लो यहां पर 3 स्टेप आ जाते तो यहां पर साथ में EA3 K3 भी आ जाता, नीचे प्लस K3 भी आ जाता, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि EA जो है वो कई बार डायरेक्टली यहां से पूछ भी लेता आपको, है ना। फिर देखो जरा कि, और इस पे चौथा पॉइंट जो ध्यान में रखना, ये 3 पॉइंट हो गए ना कि पैरेलल रिएक्शन पर ये 3 तो ध्यान रखना ही रखने हैं। चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना भैया, हमारी जो रिएक्शन है ना उसमें बी और सी बन रहे हैं, तो किसी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी और मेरे भाई सी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, आपको ये भी तो पूछ सकता है। तो ध्यान से देखो जरा कि 4th पॉइंट है ना, कि रिएक्शन है ए इज कन्वर्टिंग इनटू एमबी प्लस एनसी, ये है रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना, एट टी टाइम, कि यार टी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो टी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन भैया हमारे पास होगी m K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इन इनिशियल ए नोट डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, और यहां पर हमारे पास आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है हमारे पास बी की, किस टाइम पर, टी टाइम पर। ऐसे ही सी की कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टी टाइम, दिस इज एट टी टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा n K2 ए नोट डिवाइड बाई K1 प्लस K2, और ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछता है बेसिकली जो है कि बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी सी की, लेकिन फिर भी अगर मान लो पूछ ले तो एक बार जो है ये वीडियो ये जरूर लिख लेना आप, है ना। बाकी अक्सर जो है एग्जाम में अब तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, कहीं पर भी नहीं आया है। जो चीज़ आई है या जो चीज़ पूछ सकता है वो है भैया, देखो इसको मैं बोल रहा हूँ BT, इसको बोल रहा हूँ CT, तो द रेशियो ऑफ BT अपॉन CT, ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो ये ए नोट, है ना, K1 K2, यहाँ ए नोट K1 K2, ये ई की पावर, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचने वाली चीज ही ये m K1 डिवाइड बाई n K2, ये लो जी, ये ध्यान में रखना है। और मान लो कि अगर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है, कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा K1 बाई K2, ये दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो है। क्लियर है बात। कई बार जो है ना यहां से परसेंटेज भी पूछ लेता है कि भैया बी का परसेंटेज कितना होगा, सी का परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, देखो जरा, तो इसको तो मैं मिटा रहा हूं, इसी से परसेंटेज आएगा, ठीक है, ये इसी का पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है, इसी से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो देखो जरा कि परसेंटेज
ऑफ बी। तो अगर बी का परसेंटेज निकालना है ना, तो भैया बी के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट कितना है, K1, तो ये परसेंटेज आएगा K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ सी अगर ये बताना है तो ये आ जाएगा K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। बस खत्म बात भैया। ये सारी चीज़ें जो है वो पैरेलल रिएक्शन में आपको ध्यान में रखनी है। इनसे अलावा इनके बाहर कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैं साफ बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन इनके बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो है पैरेलल रिएक्शन। डायरेक्टली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको फॉर्मूले वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा, सीधी बात। ठीक, फिर इसके बाद देखो जरा कि जो अगला पॉइंट है वो अपने पास पैरेलल रिएक्शन के बाद में है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखना कि भैया रिवर्सिबल रिएक्शन की बात अगर हम करें, इसको मिटा रहा हूं, तो मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ही सिंपल सा काम, सीधा सा काम है ना। सेकंड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, तो भैया देखो जरा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास कोई केस है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मैं कहता हूं कि मान लो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए तो के फॉरवर्ड है जो रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के बैकवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट आर फॉरवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है आर बैकवर्ड। ठीक है, तो यूं समझो कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि यहां पर आर जो है ना, जैसे रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट कंज्यूम भी हो रहा है, डिसअपीयरेंस भी हो रहा है, साथ में बन भी तो रहा है कि भाई ये एक तरीके से खत्म भी हो रहा है और बन भी रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ये खत्म हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में ये बन रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट जनरली हम ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो किसी भी रिएक्शन में धीरे धीरे क्या होता है, कंज्यूम होता है, डिसअपीयर होता है। तो नेट रेट मान लो कि 20 की स्पीड से तो ये डिसअपीयर हुआ और 5 की स्पीड से वापस बन गया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, डिसअपीयर ही हो रहा है ना 15 की स्पीड से। तो आपको क्या करना भैया, देखो जिस स्पीड से तो ये डिसअपीयर हो रहा है ना, कि भाई किस स्पीड से डिसअपीयर, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेस्पेक्ट में तो ये गायब हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं के फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली यूं लिख सकता हूं कि भैया इस स्पीड से तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से गायब हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए आर फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, जितने भी रिएक्टेंट है ना उन सब की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने पढ़ा है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो गुलबर्ग बागे लो है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आर एफ इक्वल टू आ जाएगा के फॉरवर्ड इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक ऐसे ही आर बी ये प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, है ना, तो आर बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा के बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप ये समझो कि यहां पर क्या हो रहा है कि भाई जो रिएक्टेंट है ये खत्म भी हो रहा है और बन भी रहा है। तो किस स्पीड से खत्म हो रहा है, तो माइनस का डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा बोलूंगा के फॉरवर्ड, ये तो क्या है, ये तो है भैया इस स्पीड से तो आर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, माइनस के बैकवर्ड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस स्पीड से जो है ये क्या हो रहा है, एक तरीके से बन रहा है, इससे कंज्यूम हुआ, इससे बना, तो ओवरऑल ये क्या है, ये है दिस इज नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। ठीक है, ये है भैया आर के लिए नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, और आप जो वो इन जनरल ये भी बोल सकते हो, इन जनरल आप ऐसा बोल सकते हो कि आर जो नेट रेट होगी ना रिएक्शन की, ये इक्वल होगी आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड की, खत्म बात। ठीक है, तो ये है अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन, बस इतना ही ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहां पर करते हैं, देखो जरा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू PCl5। ठीक है, और इसके लिए ये बोल रखा है कि फॉर द अबाउ रिएक्शन इफ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन
by the equation is given by the equation R is equal to ये दे रखा 1.3 इंटू 10⁻⁵ और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 माइनस 3.9 इंटू 10⁻⁴ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, ये इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है। फिर आपको पूछा है देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अबाव रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या बताना है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो यूँ समझो कि भैया रिएक्शन ये है PCl3 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू PCl5, ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए मैं कहता हूँ, मान लो ये तो है K फॉरवर्ड, यह K बैकवर्ड, नेट रेट जो होगी वो होगी R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। ठीक है, अब R फॉरवर्ड में कैसे लिखूँ इसके लिए, तो R फॉरवर्ड आ जाएगा भैया K फॉरवर्ड, है ना, इनटू जो भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तो आएगा ये PCl3 की कंसंट्रेशन इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन, और ऐसे ही R बैकवर्ड जो आएगा ये आएगा K बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। देख लो जरा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे R इज इक्वल टू K फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 माइनस K बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ये लो जी, ये इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन है। अब यहां से देखो कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो रेट का एक्सप्रेशन है उसको आप जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है उससे कंपेयर कर लो, तो आपको K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि भाई इसको जो है ना, एक काम करो, रिएक्शन में जो दे रखा है ये, इससे इसको क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करूंगा तो मुझे बताओ K फॉरवर्ड की वैल्यू तो कितनी आई 1.3 इंटू 10⁻⁵, और K बैकवर्ड की वैल्यू कितनी आई 3.9 इंटू 10⁻⁴। देख लो जरा, ऐसा ही होगा। तो K इक्विलिब्रियम पूछा है, तो K इक्विलिब्रियम होता क्या है, K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K फॉरवर्ड तो 1.3 10⁻⁵ 3.9 इंटू 10⁻⁴, ये कैंसिल हो जाएगा 1/30। यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ना ज़्यादा सोचना है। ठीक है, एक और यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल हम और देख रहे हैं। देखो कि भैया क्वेश्चन है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 in terms of K1 and K2 in the given reaction। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है N2O4, ये K1 दे रखा है, ये K2 दे रखा है और 2NO2। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ना एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और आपको इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है। देखो जरा क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए मैं ऐसा लिखूंगा कि भैया R इक्वल टू R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। ठीक, अब इसके लिए R फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे, तो R फॉरवर्ड इज इक्वल टू ये आएगा K फॉरवर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। ठीक है, और K फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी है K1। R बैकवर्ड इज इक्वल टू मैं लिखूंगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ लगा देते हैं, पावर में लगा देते हैं। अब यहां पर रख दो वैल्यू, तो R इक्वल टू एक तो एक्सप्रेशन आया K1 N2O4 की कंसंट्रेशन माइनस K2, और ये आया कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर कितनी, 2। क्लियर है बात। अब देखो दूसरा, इसी रिएक्शन के लिए हम R को U भी तो लिख सकते हैं, R इक्वल टू माइनस का dN2O4 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस
1/2 dNO2/dt। हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो यहां से एक काम करो, dNO2/dt निकाल लो। तो dNO2/dt तो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है, तो प्लस dNO2/dt। ये देखो जरा, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई किसके, 2R के, और हमें तो यही चाहिए था dNO2/dt। तो एक काम करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में R की वैल्यू जो है ना यहां से रख देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस dNO2/dt, ये वैल्यू आ गई कितनी, 2R के इक्वल है। तो 2R की वैल्यू रखो तो 2K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O4 माइनस 2K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। ये लो जी, यही आंसर है अपना, यही आंसर है ना। अगर ऑप्शन देगा तो इसी फॉर्म में ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे दिए, बोलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये हुई भैया अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और लास्ट जो है सिक्वेंशियल रिएक्शन का केस बाकी है। हालांकि जो है वो जेई में भी अब तक सिक्वेंशियल रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, नीट पे तो आने का सवाल ही नहीं है ना। चैप्टर जो है वो वैसे तो हमने खत्म कर लिया है, और जो है वो फिर भी कुछ एक स्पेशल केस है कि कई बार जो है वो मॉड्यूल या जो भी बुक आप सॉल्व करते हो उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ना हमारा काम है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। क्योंकि वास्तव में देखो कि हालांकि जेई मेंस और जो नीट का एग्जाम है ना वो तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, लेकिन अगर जेई एडवांस लेवल की बात करें तो एडवांस में अभी भी कुछ भी पूछ सकता है, सारी चीज़ें अनसर्टेन है एडवांस के लेवल से, ठीक है। तो देखो सिक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती है समझना। हाँ तो भाई देखो जरा, नेक्स्ट जो अपने पास है वो है सिक्वेंशियल रिएक्शन। थर्ड इज सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन, अब यार ये सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन जो कि एक सीक्वेंस में होती है ना। कि जैसे आप ये मानो कि ए है, ये कन्वर्ट हुआ बी में और ये कन्वर्ट हुआ सी में, इस तरीके की जो रिएक्शंस है, जनरली ये रिएक्शंस भी आपको रेडियो एक्टिव डिके के जो एग्जांपल्स होते हैं ना उनमें आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मान लो ये तो K1 है इसका रेट कांस्टेंट, और इसका रेट कांस्टेंट क्या है K2, और ये रिएक्शन जो है ना आप ए के रेस्पेक्ट में देखो, ए के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर की है और बी के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन जो है वो किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की ही है, ठीक है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के ही एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहां पर देखो t=0 पर ये A0 था, ये 0 और ये 0। एट टी टाइम थोड़ी देर बाद में ये हो गया A0 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा x। अब भाई जैसे ही B बनेगा, B के बनने के बाद में रिएक्शन स्टार्ट होगी कौन सी, C वाली। तो अब मान लो x में से ये चला गया y, तो इसका कितना बना y, है ना। होगा ये रिएक्शन में क्या होता है कि पहले A था इनिशियली, है ना, A की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, B तो था ही नहीं, धीरे धीरे A क्या हो रहा है, कम हो रहा है, B क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ के एक पॉइंट आएगा जब B मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद में जो है वो B जो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, C में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में B की कंसंट्रेशन वापस से कम होगी और दूसरी तरफ C की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। ये होता है अपने पास सीन। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में A की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ लगातार कम होती है, B की कंसंट्रेशन इनिशियली बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर वापस से कम होती है, और C की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार क्या होती है, बढ़ती है। इस तरह के ग्राफ यहां पर आता है, अभी ग्राफ भी हम बनाएंगे उससे समझेंगे, है ना। अब सबसे पहले बात करें A के रेस्पेक्ट में, है ना। तो मैं अगर लिखूं माइनस का dA/dt, है ना, या फिर मैं लिखूं R इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की और A केवल इस रिएक्शन को देखो, क्योंकि A का तो आगे वाली रिएक्शन में तो A का कोई रोल नहीं है ना, तो इस रिएक्शन को देखो जरा ध्यान से। तो इस रिएक्शन के लिए क्या लिखूंगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी, 1। क्लियर है बात। तो ये तो हुई एक बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आप ए के लिए विलहेल्मी इक्वेशन भी लिखोगे तो ए के लिए तो रेट कांस्टेंट कितना रहेगा, K1 ही रहेगा। तो इसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि AT इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस K1 इंटू टी। ये क्या है कि टी टाइम पर A की बची हुई कंसंट्रेशन, A0 इनिशियली A की कंसंट्रेशन, K1 रेट कांस्टेंट, A के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट कितना, K1 लेंगे, क्योंकि A तो जो है ना K1 के साथ जो क्या हो रहा है, एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, K1 के साथ रिएक्शन जो A के रेस्पेक्ट में आगे जा रही है। क्लियर बात। अब B की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो भैया, B जो है वो बन भी रहा है ना, B जो है वो इस स्पीड से तो बन रहा है, इस स्पीड से आगे जो है क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ओवरऑल जो है ना B क्या होगा भैया, बनेगा ही बनेगा। तो dB/dt की वैल्यू जो है ना वो कितनी आएगी, ये आएगी भैया K1A, ठीक है, माइनस यहां पर आ जाएगा क्या, K2, और यहां पर क्या आएगा B, ये B के रेस्पेक्ट में। कि भाई आप ध्यान से देखो कि B जो है वो बन रहा है, किससे बन रहा है,
इस स्पीड से बन रहा है और इस स्पीड से जो है बी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ओवरऑल बी बनना ही चाहिए रिएक्शन में, क्योंकि अगर बी मान लो पहले ही खत्म हो रहा है ना, कि बी जो है वो बहुत जल्दी से, अगर मान लो कि K2 की वैल्यू जो बहुत ज्यादा हो गई, तो जैसे ही बी बना, बी बनते जो है वो तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ना बी बनना चाहिए रिएक्शन में, तभी जो है वो आगे वाली रिएक्शन होगी। तो नेट बी के लिए हम ये बोलेंगे इस स्पीड से तो बना, इस स्पीड से क्या हुआ, खर्च हुआ। तो ओवरऑल ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, दिस इज नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। हमने कैसे निकाला, तो इस स्पीड से बना और इस स्पीड से खर्च हो गया। तो ओवरऑल जो है वो क्या हो रहा है, ये बन रहा है। ये तब है जब K1 की वैल्यू K2 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, फिर और कौन सी चीज ध्यान में रखनी है भैया, अभी मैंने कहा कि बी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ के मैक्सिमम होगा, फिर वापस से डिक्रीज होगा। तो अगली चीज जो ध्यान में रखनी है वो है भैया बी की कंसंट्रेशन, कि टी टाइम पर, मान लो कई बार क्वेश्चन में आपको टी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन पूछ लेगा, तो किसी भी गिवन टाइम पर अगर बी की कंसंट्रेशन पूछे ना, तो इसका तरीका ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टी टाइम, है ना। तो भैया देखो किसी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टी टाइम, तो टी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन, इसको हम बी टी से लिख सकते हैं, और डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है कि कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो ये कंसंट्रेशन हमारे पास हो जाएगी K1 A नॉट डिवाइड बाई K2 माइनस K1, और यहाँ पर हमारे पास आएगा e की पावर माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T। भैया ये हमारे पास बी की कंसंट्रेशन लिखने का फॉर्मूला है। कब, जब टी टाइम पर, मान लो टी टाइम पर आपको बी की कंसंट्रेशन पूछ ली, तो इस फॉर्मूले से, हालांकि जो है वो नहीं पूछता है। ये कैसे आया, तो भैया डिफरेंशिएशन से आएगा, और ज़्यादा कैलकुलेशन आपको दिमाग में नहीं रखनी है, बस ये फॉर्मूला जो है वो आप चाहो तो याद रख सकते हो, हालांकि क्वेश्चन ये भी नहीं पूछा जाता है। फिर देखो मैंने अभी आपको कहा कि यहां पर क्या हो रहा है कि बी टाइम के साथ साथ पहले क्या होगा, बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, और फिर मैक्सिमम होके जो है वो क्या हो जाएगा, बी वापस से कम होगा। तो अब कौन से टाइम पर बी मैक्सिमम होगा ना, तो टाइम एट विच बी कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, विल बी मैक्सिमम। तो वैसे मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dB बाई dt को जीरो कर दो, है ना। तो यहां से dB बाई dt को जीरो करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना टी मैक्स, तो टी मैक्स हमारे पास ये आता है भैया ln K2 बाई K1 डिवाइड बाई K2 माइनस K1। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुई भैया बी की बात, है ना। अब एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जो कि है सी के रिगार्डिंग, सी के रेस्पेक्ट में। तो देखो जरा कि सी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, टी टाइम पर सी की कंसंट्रेशन देखना। कि भाई ये भी पूछ सकता है कि टी टाइम पर सी की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो यू समझो कि कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टी टाइम, तो इसको हम बोल रहे हैं सी टी से, है ना। तो सी टी से इसको हम लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी ए नोट डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ठीक ऐसा ही, है ना। यहाँ अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, K2 1 माइनस e की पावर माइनस K1T, है ना, और ये हो जाएगा माइनस K1 1 माइनस e की पावर माइनस K2T, ठीक है। ये हमारे पास C की कंसंट्रेशन है भैया जी, किस टाइम पर, टी टाइम पर। नहीं पूछता है, फॉर्मूला जो चाहो तो दिमाग में रख सकते हो, है ना। अब सवाल ये है कि सर आप बोल रहे हो ये भी नहीं पूछेगा और ये भी नहीं पूछेगा, तो फिर पूछेगा क्या। सबसे बड़ी बात तो यही है, यहां से देखो जो चीज पूछ सकता है वो चीज ये है कि आपको ग्राफ पूछ सकता है। जैसे यहां पर दो केस बनते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है ना, ये तो हमने लिख लिया, चलो ठीक है, सिक्वेंशियल रिएक्शन है। तो जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड ग्राफ जो है वो आपको पूछ सकता है। जैसे रिएक्शन है A इज कन्वर्टिंग इनटू B इज कन्वर्टिंग इनटू C, एक तो है K1, ये है K2, ठीक है। केस 1 कि मान लो इफ K1 इज ग्रेटर देन K2, एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो अगर K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा है तो इधर तो है टाइम, इधर है अपने पास कंसंट्रेशन, ये ग्राफ हमें बनाना है। तो आप ये समझो कि भैया ए की कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी है, इतनी है। ए की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, टाइम के साथ साथ कम ही होगी। तो ये तो ए की कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ साथ क्या हुई, कम हुई। ये तो है कंसंट्रेशन ऑफ ए।
अब बी की कंसंट्रेशन, भैया ये जो है वो अपने पास इनिशियली ए की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, K1 की वैल्यू ज्यादा है तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी, और फिर जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से बी ऐसे बिहेव करेगा, बड़ी, मैक्सिमम हुई, है ना, और मैक्सिमम होके फिर वापस से जो है इस तरीके से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बी की कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगी, है ना, क्योंकि लगातार ये वाली रिएक्शन चल रही है तो ये वाली रिएक्शन भी चल रही है, जीरो नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं है, और जीरो होने का मतलब है ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ऐसे ही अगर सी की कंसंट्रेशन की बात करें तो सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब सी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आप देखो सी की कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सी। इनिशियली जो है वो सी की कंसंट्रेशन बी से क्या रहेगी, कम ही रहेगी सी की कंसंट्रेशन। ये ग्राफ जो है ना ऐसे ऊपर से भी हम बना सकते थे, तो ऊपर से बनाने का मतलब है कि सी की कंसंट्रेशन बी से ज्यादा होगी, सी की कंसंट्रेशन बी से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक तो ये केस है। इसी में अगर हम केस सेकंड ढूंढे कि अगर मान लो K1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन K2, K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही है, तो भैया ग्राफ कैसा होगा। तो अब ग्राफ देखो, इधर तो है कंसंट्रेशन, इधर है हमारे पास क्या, टाइम। तो ए पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए तो वैसे ही जो हो, ये तो ए की कंसंट्रेशन। फर्क किस पर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भैया जी बी पर, कि भाई पहले बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम के बाद में कम हुई, अब भाई जल्दी मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो पीक देख रहे हो ना, ये जल्दी आ जाएगा क्योंकि स्पीड से रिएक्शन हो रही है इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से ऐसे रिएक्शन होगी, ये हो गया बी, ठीक है। और सी की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, सी की कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ेगी, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सी। ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, यानी अगर K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये पीक जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। एक और केस है, मान लो केस थर्ड भी ले लेते हैं इसमें। केस थर्ड, अगर मान लो K2 की वैल्यू K1 से ज्यादा है, ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन, लेकिन ये वाली रिएक्शन तेजी से हो रही है, तो अब ग्राफ कैसा आएगा। तो भैया देखो जरा कि ये तो है कंसंट्रेशन और इधर है क्या, टाइम। तो अगर एक की कंसंट्रेशन तो वही कम होगी, ठीक है। अब यार बी की कंसंट्रेशन जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो कि इसका मतलब यह है कि बी बना और बनते ही तुरंत क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म क्या, बी बनते ही तुरंत जो है वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है, कि बी बना, तुरंत बन के तुरंत मैक्सिमम हुआ और वापस से क्या हो गया, कंजम्पशन स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी कंजम्पशन हो रहा है। तो बी का बिहेवियर देखो जरा कुछ ऐसा होगा, बना थोड़ा सा, बनते ही थोड़ा सा मैक्सिमम हुआ, फिर वापस से जो इस तरीके से जो क्या हो जाएगा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ग्राफ नीचे आएगा, यानी ऑलमोस्ट जो ग्राफ जो क्या होगा, बना थोड़ा सा, बनते ही थोड़ा सा, थोड़ी मैक्सिमम हुआ और वापस से जो जल्दी जल्दी कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया। और सी का ग्राफ जो है ना, सी का ग्राफ फिर जो है सी का ग्राफ ऐसा आएगा, ये है भैया ग्राफ ऑफ सी। सी धीरे धीरे जो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इस तरह के ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो जरूर पूछ सकता है तीनों केस से कि K1 ज्यादा है तो क्या ग्राफ आएगा, K2 ज्यादा है तो क्या ग्राफ आएगा। तो ये है भैया केमिकल काइनेटिक्स, फाइनली कंप्लीट कर दी है। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों से क्लासेस डिस्टर्ब रही, अब आगे जो है ना, आगे क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और उम्मीद करते हैं क्लासेस आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, चैप्टर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। भैया मैंने तो अपनी जी जान लगा दी है, पूरी मेहनत मैंने करी है आपको हर एक चीज़ क्लियर करने में। और ध्यान रखना एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ें दी गई है, क्वेश्चन एनसीईआरटी की हर लाइन से बनता है। मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक कर देता हूँ, लिखने में गलती हो जाती है, बोलने में कई बार ऐसा भी होता है कि बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। तो भैया उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़े और एनसीईआरटी में जो लिखा है फाइनली वही चीज़ क्या होगी, सही होगी। और टेलीग्राम चैनल पर भी जो है वो आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो करें, वहाँ पर भी जो फैक्टोरियल से जुड़ सकते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी केमिस्ट्री को लेकर धीरे धीरे जो है वो हम सिलेबस धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, तब तक खूब पढ़ें, खूब बढ़े, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।